Hello friends, welcome to our YouTube channel. My name is Ankita Yadav. So today we will discuss Convention on Biodiversity CBD. तो Convention on Biodiversity ये एक एग्रीमेंट है, ये बहुत सारी कंट्रीज द्वारा मिलकर की गई एक ट्रीटी है जो कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करके रखने के लिए किया गया है, बनाया गया है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, जो कि हमारी अर्थ समिट हुई थी 1992 में, उसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए गए थे। उन्हीं एग्रीमेंट्स में से एक एग्रीमेंट था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो ये जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था। लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट का मतलब ये है यहाँ पर कि जो भी कंट्रीज, स्टेट्स इसके मेंबर होंगे, उन सभी कंट्रीज को इसके जो रूल्स हैं, इसके जो प्रोविजंस हैं, उनको फॉलो करना होगा। वो लीगली ऑब्लाइज्ड है इसके प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए। तो ये था हमारा कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो कि एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, बहुत सारी कंट्रीज द्वारा मिलकर बनाया गया एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को एवरी ईयर। सो हम स्टार्ट करते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नॉन इनफॉर्मली एज द बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, इज ए मल्टीलेटरल ट्रीटी। जैसा कि मैंने बताया कि एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा ये बनाया गया कन्वेंशन है। वो सभी कंट्रीज जो हैं वो मिलकर एक साथ काम करेंगी हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे कंजर्व करके रखने के लिए, इसलिए इसे मल्टीलेटरल ट्रीटी कहा जाता है। तो ये इफेक्ट में कब आई थी ये ट्रीटी? ये कन्वेंशन जो है बायोडाइवर्सिटी का, वो इफेक्टिव हुआ था 29 दिसंबर 1993 को। और ये इसने जो बना था, ये हमारी जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, उसमें ये एग्रीमेंट हुआ था और इफेक्ट में आ गया था 1993 को। लोकेशन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, न्यूयॉर्क और यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ यहाँ ये कन्वेंशन हो चुका है। कंडीशन रेटिफिकेशन बाय 30 स्टेट्स, तो 30 स्टेट्स के द्वारा इसे रेटिफाई कर दिया गया था। मीटिंग्स, इसकी जो मीटिंग्स होती हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की, उन्हें COP कॉप कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ये आपको याद रखना है कि इसकी मीटिंग्स को क्या कहा जाता है। और इसकी जो 11th मीटिंग हुई थी, COP11, वो हुई थी हैदराबाद, इंडिया में, अक्टूबर 2012 में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, जैसे कि 93 में ये इफेक्ट हुआ था, तो 93, 94, 95 ऐसे बहुत सारी इसकी जो मीटिंग्स हैं वो हो चुकी हैं। तो जो इसकी 11th मीटिंग थी वो हैदराबाद, इंडिया में हुई थी, और इसकी मीटिंग्स को क्या कहा जाता है? COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहा जाता है। ओके, सो द कन्वेंशन हैज 3 मेन गोल्स इंक्लूडिंग, जो कन्वेंशन है हमारा ये बायोडाइवर्सिटी का, उसके मेन गोल्स क्या हैं? तो उसके गोल्स हैं द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करके रखना, उसको प्रोटेक्ट करना, फर्स्ट गोल ये था। एंड सेकंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, जो इसके कंपोनेंट्स हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी की, जो भी रिसोर्सेज हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी में, उन सभी कंपोनेंट्स का क्या करना? सस्टेनेबल तरीके से यूज करना, उसे इस तरीके से यूज करना कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इनका यूज कर पाए। ओके, एंड थर्ड जो इसका मेन गोल था वो था एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनसे जो भी बेनिफिट अराइज होता है, उस बेनिफिट का क्या करना? शेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करना। ओके, उसका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करना। इसका मीनिंग ये है यहाँ पर कि जो भी, जैसे कि हमारी कंट्री में, एग्जांपल के लिए हमारी कंट्री में जो भी प्रोडक्ट बनता है, या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज की यूज करके जो भी प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्रीज भी यूज कर पाएं, उसे दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर करना, तो ये होता है इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। ओके, तो इसके 3 मेन गोल थे, ये आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट क्या था, सेकंड क्या था, एंड थर्ड क्या था। ओके, in other words, its objective is to develop national strategies for the conservation and sustainable use of biological diversity. जैसा कि मैंने बताया कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों बना है? नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या करना है? स्ट्रेटजीज बनाना, हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो बहुत सारी कंट्रीज द्वारा ये जो स्ट्रेटजीज हैं वो बनाई जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट है CBD हैज़ 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स, कि जो हमारा CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हैं। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स मतलब कि जो हमारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके साथ में ही चलने वाले 2 प्रोटोकॉल हैं, जो उसके साथ में ही चलते हैं। एक है कार्टेजिना प्रोटोकॉल और सेकंड है नागोया प्रोटोकॉल। ये 2 प्रोटोकॉल हैं जो कि हमारे CBD जो है उसके साथ में चलते हैं, उसी के ही सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, फर्स्ट हमारा कार्टेजेना प्रोटोकॉल है जो कि बायो सेफ्टी पर बनाया गया था। हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसकी बायो सेफ्टी के लिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल बनाया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि ये बायो सेफ्टी के ऊपर है। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी गवर्निंग द मूवमेंट्स ऑफ लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म एलएमओज रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका रिजल्ट है लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म से जो भी रिस्क पोज होता है उस रिस्क से हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखना, ये हमारे कार्टेजेना प्रोटोकॉल का मेन ऑब्जेक्टिव था। ओके, द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल सीक्स टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क पोज्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। जो कि हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, ओके, उसका रिजल्ट है हमारे ये लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म से जो भी रिस्क पोज होता है उस रिस्क से हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखना इस कार्टेजेना प्रोटोकॉल का मेन ऑब्जेक्टिव था। ओके, बायो सेफ्टी के ऊपर ये प्रोटोकॉल बनाया गया था। इट वॉज अडॉप्टेड, अब ये कब अडॉप्ट किया गया था और कब फोर्स में आया था? तो इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 29 जनवरी 2000, ओके, एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 11 सितंबर 2003। ओके, तो ये 2003 में फोर्स में आया था और अडॉप्ट 2000 में ही कर लिया गया था। नेक्स्ट हमारा जो प्रोटोकॉल है वो है नागोया प्रोटोकॉल। तो हमें पता चल चुका है कि जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है वो बायो सेफ्टी पर था। एंड सेकंड हमारा जो है नागोया प्रोटोकॉल, तो ये किस पर था? इट्स ऑब्जेक्टिव इज द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ओके, तो जो ये नागोया प्रोटोकॉल है ये हमारा जो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, 3 मेन गोल्स थे। उसका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था हमारा सीबीडी का, कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इक्विटेबल शेयरिंग करना, जो भी उनसे जेनेटिक रिसोर्सेज से जो भी बेनिफिट अराइज होता है उसका इक्विटेबल शेयरिंग करना। तो उस गोल को पूरा करता है हमारा नागोया प्रोटोकॉल। उस गोल को पूरा करने के लिए नागोया प्रोटोकॉल जो है वो बनाया गया था। ओके, इसे एबीएस भी कहते हैं, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज को एबीएस भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि ये कब अडॉप्ट किया गया था? तो इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 29 जनवरी 2010 इन नागोया, एची, जापान। ओके, तो जापान की जगह है एची, वहां पर ये जो है अडॉप्ट किया गया था 29 अक्टूबर 2010 को। और ये फोर्स में कब आया था? 12 अक्टूबर 2014 को ये जो नागोया प्रोटोकॉल है वो फोर्स में आया था। ओके, तो इट इज़ अ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि ये भी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी कन्वेंशन के लिए बनाया गया एग्रीमेंट है। सो it provides a transparent legal framework for the effective implementation of one of the three objectives of the CBD। जैसा कि मैंने बताया कि CBD के एक ऑब्जेक्टिव, तीनों ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव है जिसे नागोया प्रोटोकॉल जो है जिसके लिए फ्रेम किया गया था। ओके, लीगल फ्रेमवर्क जो है ये प्रोवाइड करवाता है। और वो जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। कि जो भी हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनसे जो भी बेनिफिट अराइज होता है उस बेनिफिट का क्या करना? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करना, कि सभी जो है उसको यूज कर सके। नेक्स्ट है व्हाट आर एची टारगेट्स। जैसा कि मैंने बताया कि नागोया प्रोटोकॉल जो है एची जापान में जो है अडॉप्ट किया गया था, तो यहीं से अराइज हुए थे हमारे एची टारगेट्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ टारगेट्स बनाए गए थे एची जापान में जिन्हें हम एची टारगेट्स का नाम देते हैं। ओके, तो द एची टारगेट्स अडॉप्टेड बाय द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट इट्स नागोया कॉन्फ्रेंस इन द कॉप 10 मीटिंग, जिसकी 10th मीटिंग हुई थी। जैसा कि मैंने बताया नागोया जो प्रोटोकॉल बना था उसी समय क्या किया गया था? अडॉप्ट किए गए थे हमारे एची टारगेट्स। ये क्यों अडॉप्ट किए गए थे? द पार्टीज एग्रीड दैट प्रीवियस बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन टारगेट्स आर नॉट अचीव्ड। क्योंकि पार्टीज जो है इस पर एग्री हुई कि जो हमारी प्रीवियस जो बायोडाइवर्सिटी के जो हमारे ऑब्जेक्टिव बनाए गए थे वो क्या है? अचीव्ड नहीं हुए हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है, हमें नीड है नए टारगेट्स बनाने की। सो वी नीड टू डू come up with new plans and targets. This short-term plan is officially known as Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020। ओके, तो ये जो प्लान थे वो 10 ईयर के लिए बनाए गए थे। एची टारगेट्स जो हैं, कुछ प्लान्स बनाए गए थे उन्हें हम एची टारगेट्स बोलते हैं। और ये जो एची टारगेट्स हैं ये 2011 से लेके 2020 यानी 10 ईयर्स के लिए बनाए गए थे। ओके, इट इज़ अ 10 ईयर फ्रेमवर्क
for action by all countries to save biodiversity. This short term plan that provide a set of 20 targets, जो है हमारे 80 targets थे, इसमें total targets थे 20 targets थे, collectively known as the HE targets, और इन targets को कहा जाता है HE targets. ओके, तो आपको ये याद रखना है कि HE targets क्या हैं. तो HE टारगेट्स, HE जो जापान में नागोया प्रोटोकॉल बना था, अडॉप्ट किया गया था, वहीं से HE टारगेट्स जो हैं आए हैं, और इसमें 20 टारगेट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, इन्हें ही हम HE टारगेट्स बोलते हैं. ओके, और 2011 से लेकर 2020 तक के लिए बनाए गए थे, 10 ईयर के लिए ये बनाए गए थे. तो ये थे आपके HE टारगेट्स. ओके, तो हमने आज ये डिस्कस किया है कि हमारा जो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD कब आया था. 1993 में ये आया था. ओके, तो ये क्यों बनाया गया था? हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए. इसके 3 मेन गोल्स थे: बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसका सस्टेनेबल यूज करना, और हमारे जो हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनसे जो भी बेनिफिट अराइज होता है उनसे क्या करना, उनका इक्विटेबल शेयरिंग करना. ये तो 3 मेन गोल्स थे, और इसके 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स थे. एक था हमारा कार्टेजेना प्रोटोकॉल और एक है नागोया प्रोटोकॉल. और ये क्यों बनाए गए थे? ओके, और देन है आपका HE टारगेट्स. ओके, इसमें 20 टारगेट्स जो हैं वो बनाए गए थे. तो ये था आपका CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चंस पर. Which of the following are the main goals of Convention on Biological Diversity? CBD का इनमें से कौन सा मेन गोल है? ओके, ऑप्शन नंबर 1 है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड इज सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड थर्ड इज कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स. ओके, तो जो फर्स्ट हमने पढ़ा है, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये CBD का मेन ऑब्जेक्टिव है और गोल है. सेकेंड है सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी हमारा CBD का सेकेंड गोल था. एंड थर्ड है कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स, तो ये हमारे CBD के गोल्स में नहीं आता है. ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड सेकेंड. ऑप्शन नंबर C, ओनली 1 एंड सेकेंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, कि नागोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? क्लाइमेट चेंज, B ओजोन डिप्लेशन, C हजार्ड्स वेस्ट, एंड D बायोडाइवर्सिटी. तो जैसा कि हमने पढ़ा है, जो हमारा कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी है उसी का सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है नागोया प्रोटोकॉल, तो ये भी हमारे जो है किससे रिलेट करता है? बायोडाइवर्सिटी से. इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D. ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी क्या है. आपके कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे. सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ अगर आपको आपकी कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. और इस वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. एंड प्लीज़ थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.